Hello students, before starting the video, kindly subscribe my channel. Today we will discuss about the tuned collector oscillator. सबसे पहले तो ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर को पढ़ने से पहले हमें ऑसिलेटर का पता होना चाहिए कि ऑसिलेटर होता क्या है। ऑसिलेटर जो है वो एक डिवाइस होती है जो कि ऑल्टरनेटिंग वेवफॉर्म देती है, वो भी बिना इनपुट के। अब ऑसिलेटर के जो है वो तीन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट जो है वो है टैंक सर्किट, सेकंड जो है वो एम्पलीफायर है, थर्ड जो है वो फीडबैक सर्किट है। टैंक सर्किट क्या होता है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर और इंडक्टर का, इसका काम क्या होता है कि हमें ये जो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस देता है। डैम्प्ड ऑसिलेशंस का क्या मतलब है कि जिनका एम्पलीट्यूड जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करता रहता है, डिक्रीज करता रहता है। अब ये जो ऑसिलेशंस है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है? एम्पलीफायर में। एम्पलीफायर क्या करता है इन ऑसिलेशंस को एम्पलीफाई करता है। फिर जो है ये हमें आउटपुट मिल जाती है। आउटपुट जो है वो फीडबैक सर्किट में जाती है। फीडबैक का कुछ पार्ट जो है वो टैंक सर्किट में जाता है और ये जो प्रोसेस है, ये टोटल प्रोसेस जो है वो क्या करता रहता है, चलता रहता है। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले तो हमने एक टैंक सर्किट ही लिया है, फिर जो है यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया, ठीक है। L1 और L2 एक ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पे बैटरी लगी है, दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2 है, कैपेसिटर है C1 और CE कैपेसिटर है। अब टैंक सर्किट इसमें लगा होता है, वो भी कलेक्टर के साथ ज्वाइन होता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। यहाँ पे जो है वो सेल्फ बाइसिंग होती है R1, R2, RE और CE की, जहां पे L1 और L2 जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर एक्ट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमें फेज डिफरेंस देते हैं 180 डिग्री का। और सेकेंड फेज डिफरेंस जो है वो हमें कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे मिलता है, ट्रांजिस्टर देता है जो फेज डिफरेंस। ये क्या करता है, इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज कर देता है। सपोज इसने हमें 180 का फेज डिफरेंस दिया, हमें ऑसिलेशंस कुछ इस तरीके की मिली, ठीक है। अब ये जो है ट्रांजिस्टर जो है वो क्या करेगा, इसकी पोलैरिटी चेंज कर देगा, हमें इस तरीके से फेज इसका चेंज हो जाएगा। तो टोटल फेज जो चेंज होता है वो हमें 180 प्लस 180 दैट इज इक्वल टू 360 और 0 डिग्री का हमें फेज डिफरेंस मिल जाता है। अब इसकी हम वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे। जब हम की को क्लोज करते हैं तो करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर जाता है। अब कलेक्टर में क्या होता है, कलेक्टर में करंट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कैपेसिटर C1 जो है वो क्या करता है, चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब कैपेसिटर C1 चार्ज हो जाता है तो वो क्या करता है, थ्रू L1 की इंड्यूस होने की वजह से, तो वो क्या करता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो जो हमारा इंडक्टर है वो क्या करता है, फुली चार्ज हो जाता है। फुली चार्ज होने से अगेन वो यहाँ पे इसकी इंड्यूस करेगा ऑसिलेशंस को। अब इसकी पोलैरिटी सपोज यहाँ पे पॉजिटिव थी, यहाँ पे नेगेटिव थी, अब सेकंड साइकिल में इसकी नेगेटिव और ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी और ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। अब यहाँ पे ये L1 और L2 जो है वो हमें फेज डिफरेंस दे देते हैं 180 का। अब क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो L2 में वोल्टेज जो है वो इंड्यूस हो जाती है। वोल्टेज इंड्यूस होने की वजह से हमें 180 का फेज डिफरेंस मिलता है। अब ये जब इंड्यूस होती है तो हमारी जो इनपुट है, जो बेस और कलेक्टर जो है, बेस और एमीटर है, जो आउटपुट देंगे कहाँ पे, कलेक्टर में जो आउटपुट मिलेगी, और जो हमें यहाँ पे ऑसिलेशंस मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन मिलेंगी। तो ये थी इसकी टोटल जो थी वर्किंग थी इसकी। अब इसके जो हम मैथमेटिकल पोर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले तो सबसे पहले आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए। जैसे H पैरामीटर्स पता होने चाहिए, जो कि आपके पिछले चैप्टर में आपने पढ़े होंगे। H पैरामीटर्स पता होने चाहिए इसके बारे में। अब ये जो है ये V1 वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज है और ये फीडबैक वोल्टेज है। यहाँ पे सेम L1 और L2 ये प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल है, ये यहाँ पे कैपेसिटर C1 लगा है। ये तो आपको पता है, ये तो इक्विवेलेंट सर्किट जब पीछे H पैरामीटर में बनाना सीखते हैं तो ये आपको पता होगा। अब हमने क्या करना है, वोल्टेज देखनी है L1 और C1 के बीच में। L1 और C1 के बीच में हमने अगर वोल्टेज देखनी है, हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो वोल्टेज हम कौन सी ले रहे हैं, ये वाली ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के साथ हम XL लिखेंगे। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बताता है। तो जो V2 है तो अब XL की वैल्यू जो है, XL की वैल्यू क्या होती है, j⍵L1 है, और इसको किसके इक्वल मान लिया, माइनस ऑफ XC। XC क्या है, आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। अब जो XC की वैल्यू है वो भी क्या होती है, j⍵C1 है। अब फीडबैक वोल्टेज जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ j⍵MIN।
अब ये जो जे है वो क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है, जैसे आयोटा होता है वो है। अब एम जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन है, उसको मतलब डोनेट कर रहा है। अब एम जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस है बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में। अब हमें पता है V1 जो है वो माइनस ऑफ V1 जो है वो माइनस ऑफ VF है। अब फीडबैक रेशो क्या होती है कि जितना हमने फीडबैक मिला कितने आउटपुट से, तो हमें VF भी निकाल लिया हुआ है, V2 भी निकाल लिया हुआ है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, IL से IL कट जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब बेस करंट निकालना है हमने, बेस में जो करंट है वो निकालना। अब हमें ये भी पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो I निकालना है बेस का, तो वोल्टेज बाय आर हमारी जो रेजिस्टेंस ही होती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हम एच पैरामीटर के हिसाब से देखें तो HIE है, तो ये भी वैल्यू आपको एच पैरामीटर से पता होती है, I इज इक्वल टू HOE V2 प्लस HFE IB है। अब हमने इम्पीडेंस निकालनी है ट्रांसफार्मर की। अब इम्पीडेंस भी क्या होती है, टोटल जो हमारे पास रेजिस्टेंस आती है वो होती है। अब इसी पे भी V इज इक्वल टू IR, अगर हम Z लिख दें तो हमें वोल्टेज और करंट का रेशो हो जाएगा। अब V हम कौन सी ले रहे हैं, फीडबैक रेशो ले रहे हैं। अब टोटल जो करंट है वो किसका कॉम्बिनेशन है, IL और IC का। IC जो है वो हमने यहाँ पे निकाल दिया हुआ है, IC की वैल्यू जो है वो हमें पता चल गई है यहाँ पे, तो आप यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। और IL और IL कॉमन निकल रहे हैं, तो Z की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ आ जाएगी 7th इक्वेशन में। अब I अगर करंट निकालना है वो क्या है, VF जो है वो Z होता है। VF हमने पीछे देखा कि VF जो है नेगेटिव ऑफ V1 है। अब I भी हमने पता है H पैरामीटर से I इज इक्वल टू HOE V2 प्लस HFE IB है। I की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, यहाँ पे पुट कर देंगे। अब कुछ नहीं, अब इसमें सिंपल रीअरेंजमेंट करनी है। HOE इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा। अब V2 निकाल दिया, V2 निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें पता है जो V2 बाय V1 है वो क्या होता है, गेन ऑफ द एम्पलीफायर होता है। गेन ऑफ द एम्पलीफायर होता है ना, तो A इज इक्वल टू, ये आपके पास A इसमें वैल्यू पुट करके आपके पास गेन ऑफ द एम्पलीफायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि तभी हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशंस मिलती है जब हमारे पास A बीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बीटा हमने पीछे निकाल लिया, बीटा की वैल्यू हमने पीछे निकाल ली है, A हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया जो है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। A की वैल्यू जो थी, ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू यहाँ पे पुट करी। अब कुछ नहीं, सिंपल रीअरेंजमेंट करना है, मैंने प्रॉपर हर एक स्टेप लिखा, आप ध्यान से देख लो। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है या न्यूमिनेटर में चले जाएगा। और सिंपल मैंने इसकी सिर्फ रीअरेंजमेंट की है, जिसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में कि हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है, HOE J ओमेगा C1। J तो मैंने पहले बता दिया कि इमेजिनरी पार्ट है आपका। सिंपल हमने रीअरेंजमेंट करनी है। जब हमने मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन आ जाएगा। अब ये चीज आपके पास बचेगी। अगेन इसकी अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमारे पास ये टोटल जो है वो रिलेशन आ जाएगा। अब हमने इस स्टेप में क्या करना है, अब ये जो इस स्टेप में हमें क्या करना है कि जो इमेजिनरी टर्म J है उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, और लेफ्ट हैंड साइड को एक साइड पे, राइट हैंड साइड वाले सारे जो है वो रीअरेंज कर लेने हैं। अब जब रीअरेंज किए तो आपके पास R प्लस J ओमेगा L1 माइनस ओमेगा C1 माइनस J HOE R ओमेगा C1 प्लस HOE L1 ओवर C1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, मैंने प्रॉपर किया, निकाल के फिर देख लेना। अब जैसे आयटा इंटू आयटा क्या होता है, आयटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो सिमिलर मैंने बोला था कि मतलब ये भी इमेजिनरी टर्म है, तो J इंटू J भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल इमेजिनरी और जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर देना है। सबसे पहले हम रियल पार्ट करेंगे, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, इनको इक्वल कर दिया। तो हमने रेशो निकाल लेनी है HFE HIE की, जो क्या है C1M R प्लस L1 HOE बाई C1। 10th इक्वेशन है, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन होती है सस्टेन्ड ऑसिलेशन की। अब हमने क्या करना है, अब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया, इमेजिनरी पार्ट तो हमारे पास सिर्फ यही टर्म है, ये वाली टर्म है ना, क्योंकि J लगा हुआ है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कोई इमेजिनरी टर्म है ही नहीं है। इतना तो पता ना कि इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करते हैं, रियल को रियल के साथ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं था इमेजिनरी, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया।
अब सिंपल हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम में ये इस साइड गया तो इस नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ये इससे कट जाएगा, ओमेगा C1 से ओमेगा C1 कटेगा, ओमेगा स्क्वायर L1 C1 माइनस 1 इज इक्वल टू HOER आ जाएगा। अब ये -1 है, इधर जाके +1 हो जाएगा, ये न्यूमिनेटर में है और राइट हैंड साइड में जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर जो है 1/L1C1, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, 1 + HOE आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर है तो यहाँ पे अगर हमने स्क्वायर हटाना होगा तो यहाँ पे रूट लग जाता है, ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ऑसिलेशंस की। अब ओमेगा नॉट जो है वो हमें पता है, इसकी वैल्यू जो है ओमेगा नॉट की 1/√L1C1 है, जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंट ट्यून्ड सर्किट की होती है। तो हमने क्या मान लिया, ओमेगा जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 1/H0ER, बट आर जो है हमने क्या कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, तो इसलिए हमने उसकी निग्लेक्ट कर दी है। तो ओमेगा की वैल्यू हम मान लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 1/√L1C1। तो ओमेगा हमें पता है 2 म्यू होता है, अगर हमने म्यू निकालना हो तो ओमेगा/2 होता है, ओमेगा की वैल्यू आपने पहले निकाल ली है 1/√L1C1, तो म्यू आ जाएगा 1/2 √L1C1। ये क्या है, विच इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस इन अ ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर।